नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम फेज रूल के बारे में पढ़ेंगे जिसे हिंदी में प्रावस्था नियम कहते हैं। तो देखिए, यह नियम गिब्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। गिब्स के द्वारा दिया गया, यानी जो फेज रूल है, जो प्रावस्था नियम है, यह नियम गिब्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। अतः इसे हम गिब्स फेज रूल भी कहते हैं। अतः इसे गिब्स फेज रूल भी कहते हैं। अब देखो, ये गिब्स फेज रूल क्या है। यह नियम यानी यह रूल सिस्टम में उपस्थित नंबर ऑफ फेजेस सिस्टम में उपस्थित नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एवं सिस्टम में उपस्थित नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में रिलेशन बताता है। यानी जो फेज रूल है, ये फेज रूल किसी सिस्टम में उपस्थित नंबर ऑफ फेजेस यानी प्रावस्थाओं की संख्या, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यानी घटकों की संख्या एवं नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटि संख्या, इन तीनों के मध्य रिलेशन बताता है। इस रूल के अनुसार इन तीनों में निम्न रिलेशन होता है। यानी इस फेज रूल के अनुसार नंबर ऑफ फेजेस, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में निम्न संबंध होता है। तो देखो, संबंध क्या होता है। F बराबर C माइनस P प्लस 2, इसी को हम फेज रूल कहते हैं। यानी F बराबर C माइनस P प्लस 2, ये जो संबंध है, इसी संबंध को हम फेज रूल यानी गिब्स फेज रूल कहते हैं। अब देखो, यहां F क्या है, C क्या है, P क्या है, ये देखिए। यहां F बराबर क्या है, देखो, F बराबर है स्वतंत्रता की कोटि संख्या यानी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की कोटि संख्या। C क्या है, C बराबर है
घटकों की संख्या, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यानी घटकों की संख्या, और P बराबर होता है प्रावस्थाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ फेजेस, नंबर ऑफ फेजेस। तो स्वतंत्रता की कोटि संख्या, घटकों की संख्या एवं प्रावस्थाओं की संख्या के बीच में जो ये रिलेशन है, इसी रिलेशन को हम फेज रूल कहते हैं, और ये फेज रूल सबसे पहले गिब्स के द्वारा दिया गया, अतः हम इसे गिब्स फेज रूल भी कहते हैं। अब देखो, इस फेज रूल के अनुसार हम देख रहे हैं कि जो f की वैल्यू है और जो p की वैल्यू है, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। यानी जैसे जैसे f की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे p की वैल्यू घटेगी। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि इस फेज रूल के अनुसार यानी f की वैल्यू और p की वैल्यू एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जो f की वैल्यू है और जो p की वैल्यू है, ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, यानी जैसे जैसे f की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे p की वैल्यू घटेगी। ये इस संबंध के अनुसार है। अब देखो, जब f की वैल्यू मिनिमम होगी तब p की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जब p की वैल्यू मिनिमम होगी तब f की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो देखो, जब f की वैल्यू मिनिमम होगी तब p की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो f की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और p की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए इसको। देखो, f मिनिमम, जब f की वैल्यू मिनिमम होगी तो p की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और f की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, f की मिनिमम वैल्यू होती है 0। क्या होती है, 0 होती है। ठीक, तो f की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो उस कंडीशन में p की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। p की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब देखो, p की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यानी p की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब f की वैल्यू मिनिमम होगी, और f की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो हम इस फॉर्मूले में 0 रख देते हैं f के बराबर, तो p की मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। तो f बराबर 0 रखेंगे तो देखो p बराबर क्या आ जाता है, तो p बराबर आ जाता है c प्लस 2। तो ये आपकी p की मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी प्रावस्थाओं की मैक्सिमम संख्या होगी। ठीक, अब देखो, जब p की वैल्यू मिनिमम होगी, p की वैल्यू मिनिमम होगी, तब f की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब देखो, p की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, p की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखना। यानी p की मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होगी, ध्यान में। क्यों, क्योंकि अगर कोई सिस्टम है और सिस्टम के अंदर कोई केमिकल स्पीसीज है तो निश्चित रूप से उसकी कोई न कोई प्रावस्था अवश्य होगी। तो प्रावस्थाओं की संख्या यानी p की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखना। कितनी होती है, 1 होती है। तो जब p की वैल्यू मिनिमम है तो f की वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो देखो, f की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, यानी जब p की वैल्यू मिनिमम होगी तब f की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और p की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, तो यहां p के स्थान पर 1 रख दो। तो p की इस समीकरण के अंदर यानी इस रिलेशन के अंदर जब हम p की मिनिमम वैल्यू 1 होती है वो रखेंगे तो f की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो, तो यहां आ जाएगी आपकी c प्लस 1, ये संबंध आ जाएगा। ठीक, तो आपको इन दोनों को अच्छी तरह से याद रखना है कि किसी सिस्टम के अंदर जब f की वैल्यू मिनिमम होती है और f की मिनिमम वैल्यू 0 होती है तब p की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और p की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, c प्लस 2। और जब किसी सिस्टम के अंदर p की वैल्यू मिनिमम होगी और p की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, तो जब p की वैल्यू मिनिमम होगी 1
तब एफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी और एफ की मैक्सिमम वैल्यू होगी C+1। तो ये दोनों रिलेशन आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि ये कई बार कंपटीशन के अंदर, नेट, सेट, जेआरएफ के अंदर पूछ लिया जाता है, तो इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम देखो यहां देखते हैं कि जो ये फेज रूल है, इस फेज रूल के अंदर तीन बातें यानी तीन राशियां सबसे प्रमुख हैं। उसमें एक तो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और एक है नंबर ऑफ फेजेस। तो अब हम ये जानेंगे कि फेज क्या होती है, कंपोनेंट क्या होते हैं और स्वतंत्रता की कोटि संख्या यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, इनके बारे में अब हम जानते हैं। ठीक, तो आज के इस वीडियो में अब हम फेज के बारे में देखेंगे कि फेज क्या होती है और फेज किस प्रकार से निकाली जाती है, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कंपोनेंट के बारे में और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में जानेंगे। ठीक, तो अब हम लेते हैं फेज यानी प्रावस्था। फेज जिसको हम कहते हैं प्रावस्था, हिंदी में प्रावस्था। तो अब देखो फेज क्या होती है, फेज की परिभाषा क्या होती है, तो ध्यान से सुनिए। देखो फेज किसी सिस्टम के एक या एक से अधिक ऐसे भाग होते हैं जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो, जो समांगी हो और जिन्हें किसी मैकेनिकल मेथड के द्वारा आसानी से उस सिस्टम से पृथक किया जा सकता हो। तो ऐसे भाग को हम फेज कहते हैं यानी प्रावस्था कहते हैं। तो दोबारा सुनिए, फेज क्या होते हैं। देखो फेज किसी सिस्टम में विद्यमान एक या एक से अधिक ऐसे भाग होते हैं जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो, समांगी हो और जिन्हें किसी यांत्रिक विधि के द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता हो। तो ऐसे भाग को हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं, प्रावस्था कहते हैं। तो देखो प्रावस्था की डेफिनेशन क्या हो जाती है। प्रावस्था किसी सिस्टम के एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक ऐसे भाग होते हैं, ऐसे भाग होते हैं जो कि भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो, जो कि भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो, समांगी हो तथा जिन्हें किसी मैकेनिकल मेथड यानी किसी यांत्रिक विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता हो, पृथक किया जा सकता हो। तो ऐसे भाग को हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। दोबारा अच्छी तरह से सुनिए, फेज क्या होती है। देखो फेज किसी सिस्टम के एक या एक से अधिक ऐसे भाग होते हैं जो भौतिक रूप से
सुस्पष्ट हो, पहली बात, जो समंगी हो यानी होमोजेनियस हो, यानी जो सब तरफ रासायनिक संगठन में एक जैसा हो यानी समांगी हो, और जिन्हें किसी मैकेनिकल मेथड यानी किसी यांत्रिक विधि के द्वारा उस सिस्टम से आसानी से पृथक किया जा सकता हो। तो ऐसे भाग को हम क्या बोलते हैं? प्रावस्था यानी फेज कहते हैं। तो ये फेज की परिभाषा होगी, प्रावस्था की परिभाषा होगी। अच्छी तरह से याद रखना है कि प्रावस्था क्या होती है। जब आप प्रावस्था की डेफिनेशन लिखो तो ये तीन बातें आ जानी चाहिए: भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो, समांगी हो, और जिन्हें किसी यांत्रिक विधि के द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता हो। ऐसे भाग को हम क्या कहते हैं? फेज कहते हैं, यानी प्रावस्था कहते हैं। अब हम कुछ सिस्टम लेते हैं और फिर देखते हैं कि उस सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ फेजेस कितनी है। तो देखिए, अब मान लीजिए आपस में क्रिया न करने वाली दो या दो से अधिक गैसों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। और ऐसी स्थिति में प्रावस्थाओं की संख्या या प्रावस्था की संख्या सदैव एक होती है। ये बात अच्छी तरह से आपको याद रखनी है। जब आपस में रिएक्शन न करने वाली, आपस में रिएक्शन न करने वाली दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, जब आपस में अभिक्रिया न करने वाली दो या दो से अधिक गैसों को किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है, तो प्राप्त मिश्रण, तो प्राप्त मिश्रण एक समांगी मिश्रण होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। यानी जब आपस में रिएक्शन न करने वाली दो या दो से अधिक गैसों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें जो मिश्रण प्राप्त होगा वह मिश्रण होमोजेनियस यानी समांगी मिश्रण होता है। और ऐसी स्थिति में, और ऐसी स्थिति में एक ही प्रावस्था होती है, और ऐसी स्थिति में एक ही प्रावस्था होती है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है कि जब आपस में क्रिया न करने वाली दो या दो से अधिक गैसों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है आपस में, यानी दो या दो से अधिक गैसें जो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करती है, ठीक, और आपस में रिएक्शन न करती है, उनको किसी भी अनुपात में आपस में मिला दिया जाता है, तो उस कंडीशन में एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक। और उस सिस्टम के अंदर जो प्रावस्थाओं की संख्या है, यानी जो नंबर ऑफ फेजेज है, वो सदैव एक होगी। क्या होगी? एक होगी। हाँ, एक ये भी बात ध्यान रखना कि जब दो या दो से अधिक गैसों को आपस में मिला देते हैं और वे गैसें आपस में रिएक्शन करती हैं, और रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट है वो भी गैसीय ही है, यानी दो या दो से अधिक गैसें आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रही है और प्रोडक्ट भी गैसीय अवस्था में ही है,
तो उस कंडीशन में भी जो सिस्टम होगा, उस सिस्टम के अंदर जो गैसीय मिश्रण होगा वो भी एक समांगी मिश्रण होगा, और उस सिस्टम में भी प्रावस्थाओं की संख्या एक ही होगी। ठीक, आगे देखो, अब इसमें और अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो एक तो ये एग्जांपल अच्छी तरह से याद रखना। ठीक, और एग्जांपल देखें हम, तो एक तो ये दूसरा एग्जांपल हम देखें। अब देखो हमारे पास में मान लीजिए NaCl का जलीय विलयन है, NaCl का जलीय विलयन है, ये हमारे पास में एक सिस्टम है। अब हम देखना चाहते हैं कि इस सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ फेजेज यानी प्रावस्थाएं कितनी है। तो देखो नमक का जलीय विलयन, ठीक है, नमक का जलीय विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक, यानी इस पूरे भाग का रासायनिक संकलन एक जैसा होता है, पूरे भाग का केमिकल कंपोजिशन एक जैसा होता है, तो ये एक समांगी मिश्रण है। तो यहां प्रावस्थाओं की संख्या कितनी होगी, यानी P नंबर ऑफ फेजेस कितनी होगी, एक होगी। तो यहां प्रावस्था एक ही होगी, ध्यान रखना। अब मान लीजिए एक एग्जांपल और ले रहे हैं। मान लीजिए अपने पास में एक सिस्टम है, ये सिस्टम है NH3 गैस, HCl गैस, और ये रिएक्शन एक बंद पात्र में हो रही है और बन रहा है NH4Cl गैस और NH4Cl सॉलिड। ये अपने पास में एक सिस्टम है। हम इस सिस्टम के अंदर ये देखना चाहते हैं कि कितनी प्रावस्थाएं हैं। ठीक, तो देखो यहां ये गैस और ये भी गैस, तो इन तीनों गैसों की एक ही प्रावस्था होगी, ध्यान रखना, क्योंकि ये तीनों ही गैसीय अवस्था में है। तो इन तीनों गैसों की एक ही प्रावस्था होगी। तो एक प्रावस्था तो ये हो जाएगी और दूसरी प्रावस्था ये सॉलिड वाली हो जाएगी। तो यहां प्रावस्थाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां P बराबर हो जाएगा आपका 2, यानी इस सिस्टम के अंदर 2 प्रावस्था है। और देखो आगे एग्जांपल, तो 3 एग्जांपल तो ये हो गए। चौथा एग्जांपल देखो, नंबर 4। मान लीजिए अपने पास में एक सिस्टम है H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, H2O गैस। ये अपने पास में एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ फेजेज हम देखना चाहते हैं कितनी प्रावस्था है। तो देखो यहां जल सॉलिड स्टेट में है, यहां जल लिक्विड स्टेट में है और यहां जल गैसीय स्टेट में। तो यहां 3 प्रावस्था है। नंबर ऑफ फेजेस कितनी होगी, 3 होगी। तो यहां प्रावस्थाओं की संख्या कितनी होगी, P बराबर 3, यानी 3 प्रावस्था है। यहां इस सिस्टम के अंदर कितनी प्रावस्था है, 3 प्रावस्था है, 3 फेजेस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मान लीजिए अपने पास में ये है S, R का मतलब रोम्बिक यानी रोम्बिक सल्फर, S मोनोकल्निक यानी एकंताक्ष, S लिक्विड और S गैस। ये अपने पास में सिस्टम है। तो यहां देखो R का मतलब होता है रोम्बिक यानी रोम्बिक सल्फर, M का मतलब मोनोकल्निक यानी एकंताक्ष सल्फर। तो ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, लेकिन दोनों सॉलिड अलग अलग हैं। तो एक प्रावस्था ये हो जाएगी, एक प्रावस्था ये हो जाएगी। यहां सल्फर लिक्विड स्टेट में है तो एक प्रावस्था ये हो जाएगी, और यहां सल्फर गैसीय अवस्था में तो एक प्रावस्था ये हो जाएगी। तो ये जो सल्फर सिस्टम है, इस सल्फर सिस्टम में प्रावस्थाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अच्छी तरह से ध्यान रखना। यहां जो ये तो ऊपर वाला वाटर सिस्टम था जिसमें नंबर ऑफ फेजेस 3 है, ये सल्फर सिस्टम है जहां नंबर ऑफ फेजेस 4 है,
क्यों है 4? क्योंकि देखो ये सॉलिड और ये सॉलिड दोनों सॉलिड अलग अलग है। जब दो या दो से अधिक ठोस पदार्थों को आपस में मिला दिया जाता है तो जितने ठोस होंगे अलग अलग उतनी ही फेजेस होगी। क्योंकि अब देखो ये सॉलिड है ये सॉलिड है तो दो अलग अलग सॉलिड है, तो जब दो अलग अलग सॉलिड है तो दो फेज भी अलग अलग होगी। एक फेज ये होगी, एक फेज ये होगी, तो एक फेज तो ये होगी, एक फेज ये होगी, दो, एक फेज ये होगी, तीन और एक फेज ये होगी, तो यहां टोटल 4 फेज होगी यानी 4 प्रावस्था होगी। ठीक, और एग्जांपल ले हम नेक्स्ट। मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का एक बंद पात्र के अंदर अपघटन हो रहा है और उस समय बनता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनती है। ये अपने पास में कोई सिस्टम है और यहां हम फेज देखना चाहते हैं सिस्टम में कितनी फेज है, तो ध्यान रखना ये सॉलिड और ये सॉलिड। अब कई लोग क्या करते हैं कि इस सॉलिड को इस सॉलिड दोनों को एक ही फेज मान लेते हैं, नहीं, क्योंकि दोनों सॉलिड अलग अलग हैं। ठीक है, क्योंकि जब दो या दो से ठोस पदार्थों को आपस में मिला दिया जाता है तो उस समय जो मिश्रण बनता है वो एक विषमांगी मिश्रण होता है। उस मिश्रण के अंदर जितने सॉलिड हैं उतनी ही फेजेज होगी, उतनी ही प्रावस्था होगी। तो देखो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है और कैल्शियम ऑक्साइड दूसरा सॉलिड है, तो एक प्रावस्था ये होगी और एक प्रावस्था ये होगी, 2 और 1 प्रावस्था हो जाएगी। तो यहाँ नंबर ऑफ फेजेज कितनी है, 3 है। यहाँ प्रावस्थाओं की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक, नंबर ऑफ फेजेस 3 होगी क्योंकि एक सॉलिड ही है तो एक प्रावस्था ये होगी, दूसरा सॉलिड ही है तो एक प्रावस्था ये होगी और एक प्रावस्था ये होगी, तो नंबर ऑफ फेजेस होगी 3। और एग्जांपल ले हम नेक्स्ट। मान लीजिए अपने पास में H2O प्लस CCl4 है। ठीक, अब ये दो लिक्विड है, जल भी लिक्विड है और CCl4 भी, लेकिन दोनों ऐसे लिक्विड है जो आपस में एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते हैं। ठीक, तो अब देखो इस लिक्विड की और इस लिक्विड की दोनों की फेज अलग अलग होगी। ठीक, तो यहां नंबर ऑफ फेजेस कितनी हो जाएगी, यहां आपकी नंबर ऑफ फेजेस हो जाएगी 2। ध्यान रखना, क्योंकि दो लिक्विड आपस में मिलाए गए हैं लेकिन दोनों लिक्विड आपस में एक दूसरे में मिश्रित नहीं है, यानी दोनों लिक्विड आपस में एक दूसरे के अंदर घुलनशील नहीं है। तो इस लिक्विड की अलग फेज होगी और इस लिक्विड की अलग फेज होगी, तो यहां नंबर ऑफ फेजेस 2 होगी। ठीक, और यदि मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, वाटर प्लस एथेनॉल है, वाटर प्लस एथेनॉल है, तो यहां भी दो लिक्विड है लेकिन ये दोनों लिक्विड एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह से मिश्रित हो जाते हैं, तो यहां अब दोनों लिक्विड की एक ही फेज होगी। ध्यान रखना, अलग अलग फेज नहीं होगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के अंदर मिश्रित हो जाते हैं। क्योंकि जो एथेनॉल है वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में घुलनशील है, वाटर में अच्छी तरह से घुल जाता है और दोनों लिक्विड मिलकर के एक ही फेज बनाते हैं, तो यहां नंबर ऑफ फेजेज होगी आपकी 1। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास में यदि कोई भी सिस्टम है तो हम उस सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ फेजेस कितनी होगी ये आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ विशेष बातें आपको ध्यान रखनी होगी। एक तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब 2 या 2 से अधिक केवल ठोस पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, 2 या 2 से अधिक प्रकार के ठोस पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, तो उस समय जो आपका मिश्रण बनता है वो एक विषमांगी मिश्रण होता है और उस मिश्रण के अंदर जितने प्रकार के सॉलिड हैं उतने ही नंबर ऑफ फेजेस होंगे, यानी उतनी ही प्रावस्थाओं की संख्या होगी। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड मिला दिया, यानी मान लीजिए आपने ये मिला दिया, यानी सोडियम क्लोराइड सॉलिड और पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड, ये आपके पास सिस्टम है। ठीक, अब मैं पूछूं इसमें नंबर ऑफ फेजेस कितनी है, तो यहां देखो दोनों सॉलिड है, दोनों सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। ठीक, तो अब ये 2 फेज होगी, या नंबर ऑफ फेजेस कितनी होगी, नंबर ऑफ फेजेस होगी 2, यानी प्रावस्थाओं की संख्या 2 होगी। अगर 3 सॉलिड मिलेगी तो 3 हो जाएगी, 4 मिलेगी तो 4 हो जाएगी। ठीक, अब देखो जब आप लिक्विड को लिक्विड में मिलाते हैं तो यहां ध्यान, यदि वो लिक्विड आपस में एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं तो उस समय एक ही प्रावस्था होगी
और यदि लिक्विड आपस में एक दूसरे के अंदर मिश्रित नहीं होते तो उस समय एक से अधिक प्रावस्था होगी। और जब दो या दो से अधिक गैसों को आपस में मिलाते हैं और वो आपस में क्रिया नहीं करती है तो उस कंडीशन में जो आपका मिश्रण होगा समांगी मिश्रण होगा, उस कंडीशन में एक ही प्रावस्था होगी। लेकिन जब आप दो या दो से गैसों को मिला रहे हो, गैसें आपस में क्रिया कर रही है और गैसें आपस में क्रिया करके सपोज कीजिए कि गैसीय प्रोडक्ट ही बना रही है, लिक्विड अथवा सॉलिड प्रोडक्ट नहीं बन रहा है वहां, तो उस कंडीशन में भी नंबर ऑफ फेजेस एक ही होगी, ध्यान रखना, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए दो या दो से अधिक गैसें आपस में मिला रहे हैं जो आपस में क्रिया कर रही है और प्रोडक्ट बना रही है और उस समय प्रोडक्ट में कोई लिक्विड या सॉलिड है तो उस समय नंबर ऑफ फेजेस एक नहीं होगी, एक से अधिक हो जाएगी। जैसे देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था, अमोनिया गैस और HCl गैस को मिलाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है सॉलिड स्टेट में, तो यहां कितनी फेज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए देखिए इस तरह से, यानी अमोनिया गैस, HCl गैस और इनकी रिएक्शन होकर के ये बन रहा है अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, ठीक है। अब देखो यहां दो गैसें थी, ठीक है, इन दोनों गैसों की एक ही फेज होगी। अब ये दोनों गैसें थी, अगर अमोनियम क्लोराइड की सॉलिड स्टेट, तो यहां नंबर ऑफ फेजेस कितनी हो जाएगी, तो यहां नंबर ऑफ फेजेस हो जाएगी आपकी दो, कितनी हो जाएगी, दो फेजेस हो जाएगी, ठीक। इसी प्रकार मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल और देखो, नाइट्रोजन गैस की क्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ हो रही है और यहां बन रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, ठीक। अब देखो यहां क्या हो रहा है, दो गैसें आपस में मिलाई जा रही है और जो प्रोडक्ट है वो भी गैस है, तो यहां देखो इस सिस्टम के अंदर तीनों ही गैसें हैं तो यहां नंबर ऑफ फेजेस एक होगी, कितनी होगी, एक होगी, यानी प्रावस्थाओं की संख्या एक ही होगी, ठीक। तो इस प्रकार से यानी प्रावस्था क्या होती है, प्रावस्था किसी सिस्टम के ऐसे भाग होते हैं जो समांगी होते हैं, जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट होते हैं और जिन्हें हम किसी मैकेनिकल मेथड के द्वारा आसानी से उस सिस्टम से अलग कर सकते हैं, तो उस भाग को हम क्या कहते हैं, प्रावस्था यानी फेज कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया फेज, फेज की परिभाषा क्या होती है और किसी सिस्टम के अंदर फेज है वो किस प्रकार से निकाली जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट क्या होते हैं और कंपोनेंट की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम किस प्रकार से किसी सिस्टम के लिए निकाली जाती है। तो कंपोनेंट्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप उस वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद।